दिमाग में से खाद निकाल दीजिए। 1.5 किलो जो राख है उसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटैश है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, गंधक है, सब कुछ। ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है अलग अलग जीवाणु को पकाने का काम दिया है। अलग अलग जीवाणु ये किताब में मैंने पूरा दिया, अभी आर्टिकल में मैं दे रहा हूं, अब पढ़ने ठेका दिया। तो सारे काम करते हैं जीवाणु, मानो वहां कोई भी नहीं है। किसी भी पेड़ पौधे के जड़ों को जो कुछ चाहिए उसको आपूर्ति करने का ठेका जीवाणु को दिया है, देशी पेड़ों को दिया है, मानव को नहीं दिया। मानव की कोई भूमिका ही नहीं। लेकिन भ्रम फैला जा रहा है, खा भोजन है, खा डालो, खा डालो, खा डालो। हर कोई बोलता है खा डालो, खा डालो। हमें खाद नहीं चाहिए, क्या चाहिए? जीवाणु। मेरे पद्धति में जो जीवाणु है वो खाद नहीं है, तो क्या है? अनंत जीवाणु का क्या है? जामन है, कल्चर। लेकिन हम मान रहे हैं, दुनिया मान रही है, खाद भोजन है, डालिए दिमाग में से निकाल। ये अनंत कोटि जीवाणु जो पकाने का काम करते हैं, जड़ों को बुलंद करने का काम करते हैं, वो कहां है? देशी गाय के आंत में पैदा होते हैं, देशी खेतों के आंत में पैदा होते हैं। देशी गाय के आंत में से गोबर निकला कि गोबर में आए, गोबर का जीवाणु बनाया तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन से उनके अनंत कोटि जीवाणु बढ़ते हैं। और जब हम जीवाणु धन भूमि में डालते हैं, भूमि में जाते हैं, पकाते हैं, जड़ों को बुलंद करते हैं, मेरी बीमारी से दूर रखते हैं। आई विल वेरीफाई साइंटिफिक। ये माइग्रेन कहां से आ गए? ये पीड़ा कहां से आ गई है? ये सिर दर्द कहां से आ गए? ये टेस्ट दुख, ये सब जो दुख रहे, पीड़ा हो रही है, ये क्यों आ रहे? हमारे दैनंदिन भोजन में अगर फाइबर तंतुमय पदार्थ 3.6% होते हैं तो कोई भी पेट की बीमारी नहीं होगी, माइग्रेन नहीं होगा, हेडेक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दिन में 3 बार शौच अपने आप बाहर निकले, अपने आप। हमें जो शौच है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, मलबद्धता नहीं होगी, कब्ज नहीं होगा, अपने आप आएगी। कितना चाहिए? मिनिमम 3। गेहूं कौन खाता है? गेहूं की रोटी कौन खाता है? हाथ ऊपर करिए। सभी खाते हैं। गेहूं में केवल 1.2% फाइबर है। कितना है? कितना चाहिए? 3.6। कितना है? सफेद चावल में 0.2 है। कितना चाहिए? 3.6। कितना है? शुगर में नहीं है, फाइबर नहीं है, दूध में नहीं है, घी में नहीं है, पनीर में, खाने के तेल में ये फाइबर कहां से आए? क्योंकि तो प्रोटीन जो दालें हैं उसमें है, फलों में है, सब्जियों में, लेकिन इसमें नहीं है, हम वही खा रहे हैं। अब फाइबर चाहिए 3.6%, हमें नहीं मिल रहा है, हमें 0.2% मिल रहा है चावल के रूप में, ये 1.2% गेहूं के रूप में मिलता है। तो ये फाइबर हमारे शरीर में नहीं है तो क्या होता है? पाचन के बाद जो मल वहां ठहरता है नीचे, उसको सामने पुश करने का काम फाइबर करता है। यानी अगर फाइबर है तो शौच अपने आप होती है, हमें शोधन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वो फाइबर नहीं है तो वहीं तो मैं अटक गया, वो सड़ने लगा। 3 प्रकार की बैक्टीरिया होती शरीर में हमारा। अरे 1000 लाख करोड़, कितने? 1000 लाख करोड़। लिख के दिखाओगे? नहीं। इतने क्या है हमारे शरीर में?
कोशिकाएं, कितनी कोशिकाएं हमारे हाथ में 60 लाख करोड़ 60 ट्रिलियन कोशिकाएं आप गिनते हैं। 1 लाख करोड़ माने 1 ट्रिलियन माने 1 के सामने कितने शून्य है? 12। कितने? 12। 1 लाख 1 ट्रिलियन हो गए। कितने जो है 70% हमारे हाथ में 60 लाख करोड़ में से 70% क्या है? इम्यून सेल्स है, रोग प्रतिरोध शक्ति देने वाली कोशिकाएं। व्हाइट ब्लड सेल है, टी लिम्फोसाइट सेल है, बी लिम्फोसाइट सेल है, मैक्सिमम ये प्रतिरक्षा है हमारी। ये क्या करता है? रोग निर्माण करने वाले जीवों को खत्म करता है। इनमें एंजाइम चाहिए गुड बैक्टीरिया। 3 प्रकार के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है, एक इंटरमीडिएट बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। जब मल वहां रहता है, बाहर नहीं जाता, तो सड़ने लगता है। सड़ने का काम बैड बैक्टीरिया का, और सड़ने से दुर्गंध कैसे निकला होती है? अपान वायु बोलते हैं इसको, अपान वायु अत्यंत घातक। और ये वायु ऊर्ध्वगामी होती है, अधोगामी नहीं होती। यानी हमारे खुद द्वारा बाहर नहीं निकलते, सारे शरीर में फैलते हैं। और जा भी जाएंगे, यहां इकट्ठा हुए तो क्या हो गया? हेडेक हो गया। यहां बहू का दिल, छाती में, छाती का चेस्ट पेन, पीछे कमर में, जहां भी जाएगा वो क्या करेगा? और घुटने में जो ऑयल है ईश्वर ने दिया था उसको खत्म करेगा। घुटने को क्या करेगा? वो बोन को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो फिर हमारे चलना नहीं पाते, हम बैठ नहीं सकते, कुर्सी में बैठना पड़ता है, पेन होता है। सारा का सारा कहां से आ गया? ये बैड बैक्टीरिया के कारण। आप दवा लेते हो, दवा उपाय क्या? उपाय क्या है? जिसमें 3.6% फाइबर चाहिए वो खाना चाहिए, आप नहीं खा रहे, इसलिए सारी और समस्या खड़ी हुई। लेकिन जो मिलेट है हमारे, ज्वार है, बाजरा है, झंगोरा है, झंगोरा मैंने बाहर है मिलेट, हमारी कुटकी है, यानी जिसको वरी बोलते हैं हम, लिटिल मिलेट, फोस्फो मिलेट है, जो कांगनी है, फॉक्सेल मिलेट है, डॉन टॉप मिलेट है, कोदो मिलेट है, कोदरा है, कोदो मिलेट है। इसमें 8 से लेकर 16% फाइबर है। कितना है? 8 to 16% फाइबर। अरे जवार की रोटी खाओगे, बाजरे की रोटी खाओगे, नाश्ते की रोटी खाओगे तो आपको एक कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं, बीमारी पैदा नहीं होगी, मेरे नहीं मिलेगा, कोई सिर दर्द नहीं होगा, कुछ भी पेट की बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। क्या खाना चाहिए? मिलेट खाना। लेकिन आप क्या खाते हैं? मैदे की रोटी। कल मेरा होटल में मुक्काम था, जो मेरा इंटरव्यू था, मैंने बताया आपको मैंने बोले सर क्या चाहिए बताइए। मैंने मेरा डब्बा आ रहा है कि हमारे खाने का डब्बा, मैं होटल का नहीं खा सकता, मैं चाहिए मुझे रोटी चाहिए। तो बीमारियों को आप बुलाते हो, बीमारियां खुद नहीं आती। You are going to invite the disease, it's not coming yet. बीमारी को बुलाना ही बंद कर दीजिए, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया है। हमारे जो खाना खाते हैं, हमारी आंख है, आंख की दीवारें होती है, दीवारों में से लगातार पाचक द्रव्य स्रावित होता है। पाचक द्रव्य, एंजाइम स्रावित होते हैं, पाचक द्रव्य लगातार पाचन होता है। गेहूं में ग्लूटेन है, ग्लूटेन वो क्या करता है? चिकनावट लाता है। गेहूं का आटा कहते हैं चिकनावट लाता है, तो हमारी जो आंत है उसकी दीवार को पूरा लिप देता है। जो स्त्राव होना चाहिए पाचन का, तो स्रावित होते ही नहीं। गेहूं महा खतरनाक, चावल महा खतरनाक, नहीं खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए?
मिलेट खाना। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेट का बहुत बड़ा अभियान अभी चल रहा है, इसको मालूम है। दूसरी बात, आपने रासायनिक खाद डाला, यूरिया डाला, भूमि में यूरिया गया, भूमि में यूरिया जाने के बाद क्या होता है बताइए? भूमि में यूरिया गया, बाद में क्या घटनाक्रम घटते हैं भूमि में? यूरिएज नाम के एंजाइम, क्या नाम है? यूरिएज, ये यूरिया का विघटन करते हैं और यूरिया से अमोनिया बनता है। क्या बनता है? फिर अमोनिया भूमि में आ गया यूरिया डालने के बाद। अब अमोनिया जहरीला वायु है, जड़े नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में नहीं लेती, तो भगवान ने क्या किया, ये अमोनिया का रूपांतर नाइट्राइट में या RIT करने का टीका कुछ जुआन को दिया है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, 5 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, अमोनिया का रूपांतर नाइट्राइट में करते हैं। अबे नाइट्रेट में जहरीले है, जड़े ही नहीं थी, उनको नाइट्रेट चाहिए, तो दूसरा एक कॉन्टेक्ट किया है नाइट्रेट रूपांतर नाइट्रेट में करने का, तो नाइट्रो बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया और पेनिसिलियम फंगस फिनॉल। फिर नाइट्रेट आ गया, ये नाइट्रेट भूमि में आ गया, जितना यूरिया डाला, जितने खाद डाले, 100% नाइट्रेट भूमि में तैयार हुआ, 10% नाइट्रेट लिमिटेड बाय द रूट्स ओनली, अगर वहां है फसल तो बाकी के नाइट्रेट भूमि में रहते हैं, पीने के पानी में आते, हमारे शरीर में जाते, जड़े उठाते, भोजन के रूप में हमारे शरीर में आते, बहुत ही खतरनाक यह है, कोशिका में संग्रहित होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को पॉइजनस garbage, toxic garbage, which are accumulated in the body, in the cells, and they lose all it. ये क्यों है? व्यवस्था है। इसका अर्थ है कि यूरिया डालने के बाद हमें बीमारी होने की संभावना बढ़ती है घटती है? मुझे बताइए। बढ़ती। इसीलिए तो है, यूरिया तो भोजन नहीं, आपने सुना, डालना क्यों है? अब यूरिया न डालने से ये नाइट्रेट नहीं होगा, मेरी विधि में यूरिया डालना ही नहीं पड़ता, तो नाइट्रेट कहां से आएगी? हमारी माता है यहाँ बैठी है मुंबई वाली, टमाटर खरीद के, बैगन खरीद के और फल खरीद के पानी से धोती है। उनको लगता है पानी से धोने से हमारा किसान तालाब छिड़काव करता है, कीटनाशक दवा को निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता माताओं, ऐसा नहीं होता। विदिन 7 सेकंड जो भी रासायनिक कीटनाशक छिड़कते उसके अवशेष 7 सेकंड के अंदर वो सब अंदर सोख ले जाते हैं और कोशिकाओं में जो फैट है चल के उसमें संग्रहित। इट इज प्रूव साइंटिफिकली विद द फंडामेंटल साइंस। इसका अर्थ यह है कि जो भी हम खाते हैं वो जड़ के रूप में कहां आते हैं? हमारे कोशिकाओं में संग्रहित। छिड़काव किया, अवशेष आ गए, खाद्य अवशेष आ गए, ये विडिसाइड में खरपतवारनाशी दवा है, तणनाशक, बहुत ही विनाशकारी। उसके अवशेष शरीर में आते हैं, सभी होते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस। माता भगिनी यहां बैठी है, मैं उनको सवाल करूंगा, 10 साल 15 साल पहले लड़की कितने साल में ऋतुस्नान होती थी? 14 साल। मंथली कोर्स कब चालू होता था? 16 साल के बाद। आज 8 साल के चालू होता है ना? क्यों? कभी नहीं हुआ था, कानूनी है।
ये हार्मोन इम्बैलेंस है। पहले डिलीवरी की कॉमन होती थी, घर में डॉक्टर नहीं होता था गाँव, कोई सिजन नहीं करना पड़ता था। आज बच्चा नहीं होता है, जो स्टीपिंग वाहिका है उसका मुंह बंद होता है फलोपन के ऊपर, वो निकलता ही नहीं बाहर, फर्टाइल कैसे होगा? क्यों नहीं निकलता? ये है खा रहे हो तो खा रहे हो। आप अंगूर खाते हैं अंगूर? कौन कौन खाते हैं अंगूर? द्राक्ष कितना लंबा होता है? इतना लंबा। प्रकृति ने लंबे द्राक्ष नहीं दिए, गोल गोल दिए, अभी जो वाले दिए। आपको मालूम है ये गोल जितना 9 मिलीमीटर का द्राक्ष, उसका आकार लंबा करने के लिए उसको क्या छिड़का जाता है? जिबरेलिक एसिड, हार्मोन छिड़का जाता है, टिपिंग किया जाता है, उसको डुबाया जाता है। और 9 मिलीमीटर का अंगूर 18 मिलीमीटर 22 मिलीमीटर का बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? क्या हो गया? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। कैंसर का लक्षण क्या है ये बताइए? अनकंट्रोल सेल। ये विज्ञान के नाम पर तमाशा हो रहा है पूरी दुनिया। ये अज्ञानी लोग बीच धारक धम है, ये वैज्ञानिक नहीं है, ये भ्रम है, भ्रमों का मायाजाल फैला है दुनिया में। अंगूर मत खाइए, कैंसर से बचना चाहते हो तो अंगूर मत खाइए। अंगूर हमारे विधि में खाइए। मुझे बताइए, ये 22 मिलीमीटर का कैंसर वाला अंगूर खाने के बजाय अगर 9 मीटर के हमारे अंगूर 2 खाओगे तो क्या होगा? आपका धर्म बदलेगा? आपको 22 मिलीमीटर का लंबा है। इससे से आर नॉट कमिंग देन सेल भैया, उनको इन्वाइट किए, हम उनको निमंत्रित करते हैं। वो बीमारी हमारे पास नहीं आना चाहती, आप बुलाते हो। सारी बातें जो है, पहले हमारा भोजन सुधारना, तो क्या करना चाहिए? पहले क्या खाना बंद करना होगा? गेहूं खाना बंद करना होगा। क्योंकि मेरे बचपन से मैं देख रहा था, लेकिन साहब ने भी बचपन में देखा है, आपने देखा है, घर में दामाद जी आया तो रोटी बनती थी, गेहूं की नहीं तो रोटी बनती नहीं थी। केवल जवार बाजरे की रोटी बनती थी, नाश्ते की रोटी बनती थी। सच है। एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, अमेरिकन गेहूं आया, सस्ते दामों में बेचा गया गांव गांव में, और गेहूं आया बाद में सारा सत्यानाश। इट इज ऑल्सो प्लान कॉन्स्पिरेसी। इसका मतलब है गेहूं खाना बंद करना ही पड़ेगा। गेहूं कहां पैदा होता है? सिंचाई में। 1 किलो गेहूं आप जब पैदा करते हो, 3200 लीटर पानी बर्बाद करो। 1 किलो बासमती चावल आप निर्यात करते हो, 5000 लीटर पानी निर्यात करते हो। इतना पानी बर्बाद हो रहा है उसमें। हमारे देश में 74% लैंड ऐसे जहां बारिश होते हैं, केवल बारिश पर निर्भर है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। उनका हक छीनकर आप वो पानी दे रहे हो, गेहूं को, चावल को बर्बादी कर रहे हो। किसका हक छीन रहे हो? जिनके पास पानी नहीं है। 10-10 किलोमीटर माताएं जाते हैं, पानी नहीं मिलता, आंखों में पानी है, पीने के लिए पानी नहीं है। ये पाप नहीं तो क्या पुण्य है? वो चावल, वो गेहूं जो बर्बादी का कारण बनता है, नहीं उगाना है, नहीं। क्या खाना है? मिलेट, ज्वार, बाजरा खाना है, रागी खाना है, सारे मिलेट। पहला बात आपको ये निर्णय लेना है। दूसरी बात, लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं।
इन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में 11 अमीनो अम्ल अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, एसेंशियल बोलते हैं उसको, अत्यावश्यक। 11 अमीनो अम्ल केवल 3 मिनट में होते हैं। एक है जवार, बाजरा और झंगोरा, 8 मिनट। क्या बोलते हैं झंगोरा को इधर? 12 मिनट को क्या कहते हैं? तो आप गूगल में देखिए, वरी बोलते हैं कि वरी नहीं, वरी को तो मिलेगा, कोसों मिलेगा, पूरी ठीक है। 12 मिनट झंगोरा बोलते हैं उसको, सावा कहते हैं। वही भगरी होती है, सामा मतलब भगरी है। नहीं, वो मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं आपको मेरा नंबर दूंगा तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ये 3 प्रकार के मिलेट में ये 11 टाइप ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। इसका मतलब वो है टू द प्रायोरिटी, किसको खाने में क्या करना है? जवार को खाना है, बाजरे को खाना है और जंगल को। दूसरी बात, अभी बच्चों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी कमी थी, आज तो बूढ़े में सब में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी इनमें भी है, सब में है। क्यों? क्योंकि जब हम खाते हैं तो एसिडिक खाते हैं, तो कैल्शियम कहां से लेता है? शरीर में से लेता है। तो शरीर में कैल्शियम कहां से आएगा? डेफिशिएंसी हो। सबसे ज्यादा कैल्शियम नाश्ते में है, यानी रागी में सबसे ज्यादा। फिंगर मिलेट 100 ग्राम नाश्ते में, फिंगर मिलेट में 344 मिलीग्राम कैल्शियम है, यानी बाकी के मिलेट से 20 गुना ज्यादा कैल्शियम है। आप मुझे बताइए, बच्चों को पिज्जा खिलाना चाहिए जो कैल्शियम को खत्म करता है, कि बच्चों को ये क्या खिलाना चाहिए? रागी खिलाना चाहिए? क्या बताइए? ये व्यापारी मुंबई वाले, वहां दिल्ली वाले साहब क्या होता है, ये ट्राइबल पीपल बेल्ट पे जाते हैं, आदिवासी के 9 रुपए किलो 10 रुपए किलो में रागी को खरीदते, 150 रुपए किलो में बेचते हैं। ये क्या है? वो बच्चों को कैमलॉन क्या बोलता है, वो खिलाओ। रागी का माल खिला देना, क्या बोलते उसको? कॉम्प्लेन। वो रागी का ही है, बॉर्नविटा। लेकिन रागी नहीं खाओगे, क्या खाओगे? वही we have to change our diet. It is very essential to protect our body from all food diseases. ये बहुत आवश्यक है कि जो जानलेवा बीमारी से बचने के लिए हमारे हाथ में केवल वही है, हमारा डाइट बदलना, हमारा सर नाचनी का ही पिज्जा बना देने का, बस नाचनी का ही बना देने का, उस पर सब भाजी भीजी डाल के हो गया। नाचनी तो काही होते, प्रत्येक पदार्थ होते। केक वगैरह भी बनाते हैं, नाचनी का ही केक वगैरह भी। नहीं, अभी तो आपको हमारा नाश्ते देना पड़ेगा। आदिवासी में होता है तो केमिकल डाल के नहीं निकालते, वो तो जैसे हुए निकालते, वो तो बात नहीं। जब मैं कर्नाटका, साउथ कर्नाटका में, साउथ तमिलनाडु में हमने सर्वेक्षण किया कि नाश्ते की कितनी वैरायटी हो सकती है, ये रागी की, फिंगर मिलेट की 144 वैरायटी, कुछ लाल रंग की, कुछ लाल सर थोड़ा फिक्का, कुछ सफेद, कुछ काली, अरे अनेक प्रकार के कलेक्शन चालू है। अरे रागी के हर मिलेट के अनेक वैरायटी है, लोकल कलेक्टेड। ये इसमें झारखंड में हुआ मड़वा नाम से, मड़वा से रागी को वहाँ मंडवा, रागी को मंडवा ही कहते हैं। उत्तराखंड में भी वही बोलते हैं, मंडवा ही बोलते हैं। तो हमें बच्चों को क्या करना चाहिए? रागी। अब बच्चा क्या खाता है? पहले बिस्किट खाता है, बिस्किट काय के देना है? रागी की बिस्किट, क्योंकि उसकी आदत बदलना है, वो एकदम बंद नहीं करेगा। रागी का ही हर पदार्थ होते हैं। एक हम क्या करेंगे, इसका एक प्रशिक्षण शिविर लेंगे, क्या क्या पका सकते,
रागी घर बात क्या करना है हमें? भगर में देना, भगर बगर बने नहीं। बादल मिल क्या होता है? बादल मिले, लिटिल मिलेट का कुछ मिलेट जो छिलका निकालता है उसको रागी भगर ही कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भगर ही कहते हैं। तो क्या करना है? सुबह पानी में भिगोना है। क्या करना है? भगर को पानी में भिगोना और 4 घंटे के बाद पानी से निकालना। कुकर में हम राइस लगाते हैं ना, भात लगाते हैं, उसके साथ एक कटोरी में क्या करना है? भगर का चावल और एक भगर का चावल खिलाइए अपने पतिदेव को और दूसरा राइस का खिलाइए। दूसरी पतिदेव बोला वो भगर का चाहिए, वो राइस नहीं चाहिए। इतना सर उपासना तो खाते ही है अपना। हाँ? उपासना तो खातोच ना आपण हो ना, हाँ, खिचड़ी ताकि खिचड़ी होती ना, हाँ। ये भगर खिचड़ी होती है, दाल मिलाकर सब कुछ होता ढोकला भी है। होता है। जवार के पोहे, पोहा मत खाइए, चावल का पोहा मत खाइए, सबसे डेंजरस है। ध्यान में, सबसे खतरनाक है पोहा। पोहा मत खाइए, जवार का पोहा आता है, जवार का पोहा। तो हमारे डाइट बदलना चाहिए। जो एंटीऑक्सीडेंट है, प्रति प्राणी अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोग होते हैं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा के लिए। भोजन में होते हैं प्रति पानी एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, मुक्त कण, वो बहुत खतरनाक होते हैं, आतंकवादी, उनको खत्म कर। ये मुक्त कण कैसे पैदा होते हैं मैं बताता हूं। आप श्वास लेते हैं, 1 मिनट में कितने श्वास लेते हैं ये बताइए? 1 मिनट में आदमी कितना श्वास लेता है? 15 बार शायद। 16। 1 साल में कितना? 84 लाख। अब हवा में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा का शुद्धि का मानक होता है, सूचकांक 30 के नीचे, यानी 1 घन मीटर हवा में अगर 2.5 माइक्रोन आकार के 30 कण होते हैं तो हवा शुद्ध है, इसके नीचे। उसके बाद जब संख्या बढ़ते हैं तो घातक होते हैं। आज कहीं भी जाइए, मुंबई में तो 300 को ऊपर है एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैं नवंबर में दिल्ली में था, वहां का 738 इंडेक्स था उस दिन का। अब बताइए, अगर हवा में प्रति घन मीटर हवा में 2.5 माइक्रोन आकार के, 10 माइक्रोन आकार के धूल कण कितने चाहिए? किसके नीचे चाहिए? कितने? 200, 300। ये क्या करता है? हमारे श्वसन क्रिया के माध्यम से कहां जाते हैं? लंग्स में जाते हैं। लंग्स को क्या बोलते हैं आप? फेफड़े में जाते हैं। और मुझे बताइए, सारा फेफड़े में इकट्ठा होने के बाद उसका क्या करता है? वो शुद्धिकरण करता है। उसका काम घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो श्वास लेने में हमें तकलीफ होती है, प्राणों में मिल रहा है कि श्वास क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन कण होते हैं। तो क्या होता है? श्वास रोका जाता है, उसको अवरोध क्या होता है? तो इसको स्पीड होता है। तो एक कण निकलता है, एटम, एक एटम निकलता है बाहर, एक एटम अंदर रहता है। तो ये निकलने वाला एटम एक्साइट होता है, कहाँ गए मेरा भाई का है, मेरा भाई का है। तो दूसरे एटम पर, मॉलिक्यूल पर वो आघात करता है, तो उसको भी तोड़ता है, तोड़ने की क्रिया चलती है। और ये मुक्त कण हमारे शरीर में आतंक का फैला देता है। इसको खत्म करने का काम एक एंटीऑक्सीडेंट है। एक एंटीऑक्सीडेंट केवल जल मुक्त खाद्य में ही होते हैं, जहरीले खाद्य में नहीं होते। और सबसे ज्यादा मिलेट में होते हैं, सब्जी में होते हैं, हरी सब्जियों में और फलों में होते हैं। इसका मतलब है हमें क्या खाना चाहिए? तो जवार सब्जी तो खाना ही चाहिए, दाल तो खाना ही चाहिए, साथ में क्या चाहिए? हरी सब्जियां भी चाहिए। एक लहसुन प्याज सबसे बढ़िया है, लेकिन क्या करे, बदनाम हो गए लहसुन प्याज।
हमारे कुछ लोग समाज के नाम नहीं लूंगा, वो कहते नहीं हम लहसुन प्याज नहीं खाते। क्यों भाई? वो जड़ है। किसने कहा आपको जड़ है? तो तना है, जड़ नहीं। इट इज स्टेम, इट इज नॉट रूट। ये प्याज है ना, ये प्याज ये जड़ नहीं है, जड़ तो अंदर है, ये ऊपर आया है, ऊपर आया है, तना है। ईश्वर ने दिया है खाने के लिए, औषधि है, दिव्य औषधि। ये लहसुन दिव्य औषधि है, जड़ अंदर है उसकी, ये तना है। देखिए जो हमारे जैन लोग होते नहीं होते, वो नहीं खाते। यानी इतना सुंदर दवा कोई दुनिया में नहीं है, कोई दुनिया में नहीं। अदरक, हल्दी, लहसुन और प्याज। आपको मालूम है कि हमारे मराठा जो सैनिक थे, लड़ते थे, लगातार घोड़ दौड़ चलती थी, हाथ में जवार की रोटी और उसमें चटनी, काय की ठेचा और एक प्याज। अरे दो तलवारों से 25 किलो की ये खाद तलवार, 25 किलो की दो लड़ता था। अमोघ बाहुबल कहां से आ गया? कहां से आ गया? काजू बादाम पिस्ता तो नहीं खाते थे, कहां से आ गए? एक जामलोग तो नहीं पीते थे, कहां से आ गया? ये प्रोटीन नहीं खाते थे एडिशनल, कहां से आ गया? उसमें है। लहसुन प्याज खाना बंद किया है तो तुरंत चालू कर दीजिए। मुझे क्रोध आता है लहसुन प्याज खाने। मेरी मां अत्यंत शांत स्वभाव, पिताजी फौजी। हम घर में शुद्ध शाकाहारी वाल्मीकि संप्रदाय के लोग, घर में प्याज का उपयोग होता, लहसुन का उपयोग होता। अगर लहसुन से क्रोध बढ़ता है, मेरी मां का क्रोध क्यों नहीं बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? अगर कोई मजदूर गलत काम करता है तो पिताजी बहुत क्रोधित होते थे, लेकिन मां उनको समझाती थी। कौन होता है क्रोध बढ़ता है? ठीक है ना, आपने तो क्रोध पर नियंत्रण किया है, मेडिटेशन किया है, आप कर रहे हो, क्रोध पर नियंत्रण किया है। अरे खाओ ना, खुद आने दो, उसको रोकना है आपको। इसका मतलब है हमारी बैड हैबिट हमारे भोजन में, वो भी हमें जानलेवा बीमारी तक ले जा रही है। तो आप प्याज खाना ही है, लहसुन खाना ही है, अदरक खाना ही, हल्दी खाना ही बंदी। ज्यादा अदरक लहसुन खाने से तो कोई भी चीज जब ज्यादा खाएंगे तो नुकसान हो सकता है। ज्यादा अदरक लहसुन मैं बताता हूं, मिलेट भी ज्यादा अगर क्वांटिटी थोड़ी खाई जाए तो क्या उसका नुकसान हो सकता है? उस पर आ रहा हूं। जैसे प्याज लहसुन से है, इसमें स्पिरिचुअल वे में कहते हैं कि उससे तामसिक का भोजन होता है, तो उसमें आपका काम क्रोध मोह सबको कंट्रोल करने में थोड़ा सा ये हो जाता है। जो विकार है उसको कंट्रोल करने के लिए जो नॉनवेज एंड इवन प्याज लहसुन भी खाना नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं, तो उसके लिए आपके तरफ से देखिए ये सब ध्यान किया है मैंने, बोला हम के माया जाल में फंसे ख्याल में। मैं उदाहरण दूंगा, ये विषय बहुत गहरा है, बहुत गहरा। देखिए हम जो खाना खाते हैं, काय के लिए खाते हैं बताइए? पोषण। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, खेत में काम नहीं करते, तो एक आदमी को एक दिन में कितना कैलोरी चाहिए? 1500 कैलोरी है ना। और काम करने वालों को कितना चाहिए? 2500 कैलोरी। अरे 3000 कैलोरी तक ग्लूकोज रक्त में सहन करने की क्षमता ईश्वर ने रक्त को दी। यानी जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाया, हमारा जो सौदे पिंड है, पैन किया है,
तुरंत उसने क्या किया, इंसुलिन को स्थगित की। कितना? 20 मिनट, 1 घंटे। और वो इंसुलिन आ गया रक्त में। इंसुलिन काम क्या है? हमारे कोशिका को, पेशी को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। इंसुलिन क्या करता है? ऊर्जा को कहां तक पहुंचाता है? कोशिका तक। इंसुलिन किसने स्थगित किया? पैनक्रिया, पैनक्रिया में 12 लाख बीटा सेल्स है। ये सेल है और बी सेल। ये 12 लाख बीटा सेल क्या करते हैं? इंसुलिन को स्थगित करते हैं। जैसे ही खाना खाया, रक्त शर्करा बढ़ती है रक्त में, तो इंसुलिन आता है और रक्त में आता है। उसका जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो कहां तक पहुंचाता है? कोशिका तक, सेल तक। अब सेल की चाबी किसके पास है? इंसुलिन के पास। सेल को चाहिए ऊर्जा, तो क्या करता है? चाबी खोलता है, अंदर इंसुलिन उसको अप्लाई, ऊर्जा को, ग्लूकोज को दे देता है, उसको स्वीकार। सादा है। 3000 कैलोरी तक अगर भोजन करते हैं, उसकी उतने पाचन करने के लिए जितना इंसुलिन चाहिए, उतनी स्थगित करने की नेचुरल क्षमता हमारी बीटा सेल्स को है, उतना ही काम उसको देते हैं तो ठीक से काम करेगा। आपने क्या किया? सुबह चाय पिया, 20 मिनट इंसुलिन से, बाद में खाना नाश्ता किया, पेट, अरे वाह क्या पोहा बना है, क्या बात है, वो वड़ा पाव खा लिया, इंसुलिन। बाद में भोजन, इंसुलिन। बीच में कोई आया चाय, कोई आया नाश्ता, बीच में कुछ स्नैक्स। अरे रात दिन भर हम खाते रहते हैं, हर बार 20 मिनट इंसुलिन सभी 4000 कैलोरी का खाया। हमें चाहिए 1500 या 2500। कितना यूटिलाइज हो गया? कितना हो गया? 1524 हो गया। बाकी का जो है, बाकी का कैलोरी, ऊर्जा कहां हो गई? वो शुगर के रूप में कहां इकट्ठा हुई? रक्त में हो गई। अब रक्त में शुगर आ गई तो ब्लड शुगर बढ़ा कि घटा? बढ़ा। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हाँ ब्लड शुगर बढ़ी तो आपको गोली देते हैं। ये गोली क्या करते हैं? टैबलेट इज स्पेशलाइज द बीटा सेल्स टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन कंटिन्यूसली, मोर देन देयर कैपेसिटी। जब आप अधिक हमारे रक्त शर्करा आती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इंसुलिन चाहिए वो ज्यादा बीटा सेल को बोलते हैं कि और ज्यादा इंसुलिन पैदा करो, तो बीटा सेल ज्यादा काम करते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे को लगाया, आपका शरीर थकेगा, क्या होगा? तो बीटा सेल थकने के बाद मरते हैं, और मरने के बाद इंसुलिन स्थगित होता ही नहीं, तो रक्त शर्करा घटती नहीं, तो भी डॉक्टर के पास जाते हैं। अंत क्या बोलते हैं डॉक्टर? आपको क्या करना पड़ेगा? अभी इंजेक्शन देना। एक बहुत बड़ी खतरनाक शेर है। सवाल क्या है? हमने आवश्यकता से ज्यादा खाया, क्या खाया? कैलोरी। अबे अतिरिक्त क्या हुआ? अब वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, बीटा सेल मर गए। इतना ही नहीं, हर सेल में 10,000 रिसेप्टर होते हैं, 10,000 रिसेप्टर, वो ग्लूकोज को स्वीकार करते हैं। अबे अतिरिक्त ऊर्जा आ गई, वो इट इज कन्वर्टेड इनटू फैट। जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसका क्या बनता है? चर्बी बनता है। और कोशिका में जो रिसेप्टर है उसके ऊपर चर्बी का परत लगती है, तो स्वीकारने का काम ही बंद होता है, यानी रेजिस्टेंस पैदा हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और फिर मौत। क्या करना चाहिए? हमें उतनी ऊर्जा पहले उतना ही खाना चाहिए। 4 घंटे के बाद खाइए, 4 घंटे के बाद खाइए। मूर्ख बना रहे हो दुनिया को? क्या कर रहे हो आप? खुद को विशेषज्ञ कह रहे हो, एक्सपर्ट कर रहे हो? अरे बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है।
ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे चाहिए, 55 के ऊपर नहीं चाहिए। क्यों खाया? 82। कितना चाहिए? 40-45। कितना मिल गया? 82। सफेद चावल 80 के ऊपर, शुगर 86, गुड़ 86, यानी हमें चाहिए 55 के। हम क्या कर रहे हैं? ये कहां से क्या होगा इसका? इट इज कन्वर्ट टू फैट, और फैट होने के बाद क्या होगा? चर्बी बढ़ेगी क्या? नहीं। मैं बिल्कुल दुबला पतला हूं भैया साहब, मेरी हड्डियां माप सकते आप कितनी हड्डियां है, और मेरे साहब को हड्डियां क्या मालूम नहीं पड़ता, खोलना पड़ता है। ये मोटापा क्यों बढ़ गया? मोटापा का सीधा रिलेटेड functioning of the kidney, liver and all the human organs are baked in mouth. इसका अर्थ है हमें उतना ही खाना चाहिए जितना आवश्यक। गेहूं ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 के ऊपर, यानी डायबिटीज होना ही है। सफेद चावल होना ही है, शुगर होना ही है, गुड़ होना ही है, मैदा होना ही है, ये होना ही है। श्वसन की बीमारियां दूध दही भी खाने से होना ही है, पनीर खाने से होना ही है। ख्याल रखना, बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए। लेकिन देखिए जो हमारी मिलेट है, फाइबर 8 to 16%, यानी पेट की बीमारी का सवाल ही नहीं है। आप जो चावल खाना बंद कर दिए, मिलेट खाना खाते हुए 3 समय दिन में अपने आप शौच होते हैं, आपको कब्ज नहीं होती, नो कॉन्स्टिपेशन एट ऑल। जैसे ही कब्ज होती है, आप जो चावल खाते हो और फिर और शौच नहीं होती, मलबद्धता होती है, फिर आप चूर्ण देते हो। 1 चम्मच चूर्ण हो गया, शौच हो गया, 2 दिन के बाद 2 चम्मच लेने पड़ेंगे। ये बात है। दिन के बाद 3 चम्मच, बाद में वो काम नहीं करता, चाहे वो चूर्ण किसी बाबा का हो, किसी, और हमारा शरीर पूरा का पूरा करता है। आटा द बैड हैबिट्स, फूड हैबिट्स, हमें उस पर काम, उस पर काम। तो गेहूं नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, दूध दही घी नहीं खाना है, तो साथ में शुगर बंद करना है और गुड़ भी बंद करना है, क्योंकि एडिशनल शुगर आ रही है। सबसे कम अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो राजगिरा है, राजगिरा 40 के नीचे। राजगिरा सबसे बढ़िया है, प्रोटीन सबसे ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा है, फ्लेवोनॉइड सबसे ज्यादा है, और फाइबर सबसे ज्यादा है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 के नीचे है, यानी राजगिरा नंबर 1। हमने क्या किया, एक फंक्शन था हमारा दिल्ली में, मैंने उनको कहा कि डाइट चेंज करो, इसमें एक सेमिनार था इनका, राजगिरा का पीठ आटा, राजगिरा मैदा ना काय म्हणता तुम्ही, हाँ, तो राजगिरा का आटा बनाया और कच्ची घानी का तिल का तेल मिलाया, कच्ची घानी का तिल का तेल और गुड़, जो हमारे प्राकृतिक खेती से पैदा होता है, जल तो गुड़, उसका हलवा बनाया, उसका हलवा बनाया और वो सबको खिलाया। एक भी नहीं कहा कि इसमें घी नहीं है, एक भी नहीं कहा। यानी घी का विकल्प क्या है, क्या है? तेल है, तेल है, तिल का तेल, कुसुम का तेल, कुसुम को क्या बोलते हैं, सनफ्लावर, करडी है ना, नारियल का तेल सबसे बढ़िया है। बदनाम करे तो तेल को बदनाम करेगो, बदनाम कर रहे हैं, सबसे बढ़िया है। तो हमें कच्ची घानी का तेल का उपयोग करना है, उसके पकवान बनाना है
और जो भी पदार्थ है उसके माध्यम से पकाना है। एक एक विकल्प देना है हमें, एक एक विकल्प देना है। कुछ मांगेगा नहीं, घी मांगेगा नहीं, एक एक विकल्प। मुझे बताइए हाथी कितना वजन होता है? हाथीचं वजन किती असेल सांगा बरं? हा? तुम्ही उचलला होता का? कोणती उचलला तुम्हाला? 3000 किलो के ऊपर। कितना बाहुबल है? एक पेट को उखाड़ सकता है, इतना बाहुबल है। कितना काजू खाता है, कितना बादाम पिस्ता खाता है, एडिशनल प्रोटीन खाता है, कुछ नहीं का मांस खाता है, बकरी का कोकड़ी का मांस खाता है। कितना बाहुबल है, क्यों मांस खाना है? निकले साहब, ये मांस खतरनाक है। उसके शरीर में कोई कमी नहीं है, प्रोटीन मिल गया, फैट मिल गया, सब कुछ मिल गया, विटामिन मिल गया, सब कुछ मिल गया। इसका मतलब है शरीर को जो चाहिए वो शाकाहार में है, मांसाहार में भगवान को हम मां कहते हैं, कहते ना मां कहते ना। अब मां कोई अपने बेटे का मांस खाएगी? मां अपने बेटे का मांस खाएगी? उसके लिए मानव भी बच्चा है, भेड़ भी बच्चा है, मुर्गी भी बच्चा है, और अपना गाय बैल भी, सुअर भी उसका बेटा ही है। आप ईश्वर को भोग चढ़ाते हो मांस का, है ना? मंदिर में भोग चढ़ाते हैं मांस का। कौन मां है अपने बेटे का मांस खाएगी? भ्रम है, भ्रम है। ईश्वर ने मानव को शुद्ध शाकाहारी के रूप में ही भेजा है। जिस एक से मानव विकसित हुआ, आज भी वो अंदर शुद्ध शाकाहारी है। शाकाहारी के सारे सद्गुण मानव में है। चैलेंज है वे दुनिया को सिद्ध करे मानव मांसाहारी है, खुला चैलेंज। है मम्मी के माया जाल में हम फंसे। साथियों, आपको 3 बातें करना है। एक तो हमारा भोजन पूरा बदल, जय मुक्त खाना है। एक योगा का सम्मेलन था, उसमें हर कोई बोलता था कि मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मानव बीमारी से मुक्त रहता है। और हम कहते तो ठीक है, ठीक है, योगा करने से, साधना करने से मानव बीमारी से। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के या सारे योगा के, बाबा रामदेव जी के सभी का अभ्यास किया। जो पति पत्नी योगा सिखाते हैं, साधना सिखाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, खुद योगा करते हैं 1 घंटे, अगर नहीं किया तो चैन नहीं होता, उसकी आदत के लिए वो कोरोना के काल में 2 बार बीमार थे। बाबा रामदेव को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, भर्ती देना हो। क्यों? अगर योगा से स्वास्थ्य लाभ होता है, बीमारी मुक्त होते हैं, ये बीमारी कहां से आ गई? केवल योगा से स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, हमें जल मुक्त भोजन भी साथ उसमें। मैं जो कहूंगा शायद आप एक्साइट हो जाएंगे, मुझे ऊपर टमाटर के फेंकेंगे, मुझे मालूम है। पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है, अगर मैं कहूं तो सारे एक्साइट हो जाएंगे।
पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है, पूजा पाठ का आध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। नहीं है ओपनली कह रहा हूं। कर्मकांड पूजा पाठ माने अशांत मन को शांत करने के लिए किए हुए मानव सब क्या है? इट इज ए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू कर्व एंड काम द एक्साइटेड माइंड, है ना? Yes. हाँ, यानी हमारा मन अशांत हो गया, शांत करने के लिए ये सभी साधन। मन अशांत क्यों हो गया? बच्चा जब अशांत क्यों बनता है? मां से टूट जाता है, तब रोता है, मां मां कहने लगता है ना? मां से टूट जाता है, असुरक्षित, अशांत होता है, मां के गोद में आता है, शांत। प्रकृति हमारी मां है, हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं, मन तो शांत होना ही है, अशांत होना ही है। कितना भी योगा करो, कितना भी साधना करो, मन अशांत होगा जब तक आप हमारे प्रकृति के माध्यम से दूर जा रहे हो, हमारे दैनंदिन जीवन में। वही हो रहा है, वही हो रहा है। मांसाहार कर रहे हो, जहरीला खा रहे हो, प्रकृति से दूर जा रहे हो, आपको तो बीमारी होने वाली। कितना भी योगा करो, आपको मृत्यु आने वाला ही है। इसका मतलब है हमें प्रकृति के नजदीक जाना है, दूर नहीं जाना है। तो अपने आप मन शांत होता है, आपको कोई योग साधना करने की आवश्यकता। मैं योगा नहीं करता, मैं साधना नहीं करता, मैं काजू बादाम पिस्ता नहीं खाता, मैं मांसाहार नहीं करता, जवार की रोटी खाता हूं एक दिन, शाम को मैं एक रोटी खाता हूं, मेरे तो सब्जियां फल खाता हूं, बाकी कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, दूध नहीं खाता, घी नहीं खाता, पिस्ता नहीं खाता, शुगर नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, केवल रोटी और दाल खाता हूं, नहीं खाता। 10 दिन के शिविर होते हैं, 10 घंटे बोलता हूं, थकावट नहीं है। क्यों नहीं? आपने सुना होगा मेरे शिविर, आखिरी रात को 8 बजे चलता है, थकावट नहीं है। क्यों नहीं? कहां से ऊर्जा आ रही है? कहां से आ रही है? ईश्वर ने हमारे पास ऊर्जा का भंडार दिया है, भंडार दिया है। यानी ऊर्जा हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है। कहां से ढूंढोगे? हमारे अंदर ही। लेकिन उस भंडार की चाबी ईश्वर ने खुद के पास रखी। लोगों के अच्छे का काम करोगे, चाबी आपको मिलेगी। लोगों का नुकसान करेगा तो चाबी नहीं मिलेगी। ख्याल में रहे। तो ये भ्रम है, सारे भ्रम में हम जी रहे हैं। एक ऐसा माहौल बन गया है, एक मायाजाल बन गया है, एक चक्रव्यूह बन गया है, फंसे हुए हैं। उसमें से हमें बाहर निकलना है, उसमें से बाहर। ये आम आदमी कर सकता है। इसके लिए कोई संगठन नहीं चाहिए, मोर्चे आंदोलन नहीं चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक आम आदमी ये निर्णय ले सकता है। वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज विनाशकारी रूप लिया है। विनाश अगर रोका नहीं गया तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। यानी जब सूरज की किरणें आती है, अकेले नहीं आती, अतिनील किरण आती है, उसके साथ अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, एक्स रेज आते हैं, गामा किरण आते हैं, साथ में रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी आते हैं, रेडियोधर्मी विकिरण भी आते हैं। अब एक पत्तों को चाहिए सौर ऊर्जा, पत्तों को गामा नहीं चाहिए, एक्स रे नहीं चाहिए, पत्तों को अल्ट्रावायलेट रेज नहीं चाहिए और रेडिएशन नहीं चाहिए। पत्तों को केवल शुद्ध रूप में क्या चाहिए? सौर ऊर्जा। सुने, इसके ईश्वर ने क्या किया? हमारे वायुमंडल के ऊपर एक ओजोन का लेयर फैलाया। ओजोन क्या के लिए?
जब भी ये रेडिएशन आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, वो क्या करते हैं, ओजोन को सोख लेता है और शुद्ध रूप में सूरज की किरणें हमारे पास। ये ओजोन हमारा सीमा सुरक्षा दल है, क्या बोलते हैं आप उसको, बॉर्डर सिक्योरिटी। बाद में मालूम पड़ा कि ओजोन को विशाल काय छेद पड़े, विशाल। तो ये विशाल का छेदपण से हो रहा है, सीधे अल्ट्रावायलेट ले जा रहे, रेडिएशन से आ रहे हमारे शरीर पर गिर रहे पौधों पर। पौधों के जो हरे पत्ते होते हैं उसमें अनंत छेद होते हैं, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, पर्णछेद। पर्णछेदों के 3 गार्ड सेल होते हैं, सुरक्षा कोशिकाएं होते हैं, बंद करने का और उसको खोलने का काम करते हैं। ये जो रेडिएशन आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं, अतिनील किरण आ रहे हैं, एक्स रेज आ रहे हैं, गामा रेज आ रहे हैं, साथ में रेडियोधर्मी विकिरण आ रहे हैं, रेडियो रेडिएशन आ रहे हैं, और पर्णछेदों में से अंदर जाते हैं। They disturb, destroy the cell membrane. हमारी कोशिका की भित्ति का है, उसको नुकसान कर रहे हैं। The damage of chloroplast, हमारे जो जीवन है उसका खत्म कर रहे हैं। ये जो हमारे डीएनए में जिनका सीक्वेंस है उसको बिगाड़ रहे हैं, अनुसूचित में बिगाड़ रहे हैं, और हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर रहे हैं। क्या हो रहा है? पहले तो नहीं था, क्योंकि इस सीधे रोकने वाला कोई नहीं। और जैसे अंदर फोटोसिंथेसिस को रोका जाता है तो प्रोडक्शन घटता है, ये घट रहा है। उसका परिणाम हमारे शरीर में हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मानसून है, मानसून का टाइम टेबल बदल गया है। बारिश में बारिश ही होती थी। मैं हम लोग से पुणे आता था, कॉलेज में था, बस में बैठकर आता था, तो जो झड़ लगती थी, झड़ बोलते हैं, क्या बोलते, झड़ी बोलते ना अपन पास 3-4 दिन झड़, वहां से लगातार पुणे तक झड़ी झड़। आज झड़ गायब हो गई है, झड़ मिलती नहीं, झड़ मिलती नहीं। 18 इंच बारिश एक दिन में, 18 इंच, अरे बादल फट रहे हैं, क्लाउड हो रहा है। ये पहले नहीं था, पहले नहीं था, आज क्यों रहा है? क्योंकि मानसून बदल रहा है। मानसून बहुत बुरा बदलाव है। बारिश में बारिश होती है, बारिश में कभी भी ठंड नहीं लगती थी, ठंड नहीं लगती थी, गर्मी होती थी। आज शाल को ओढ़ना पड़ता है। बारिश नहीं है, आकाश से आ गई ठंड। अरे भाई सोना, अब 10 बजे को सोना देते तक ठंड होती थी ना। आज डिसेंबर हो गया तो ठंड नहीं है, कहां गई? अरे ठंड काल में समर आ गया, ग्रीष्म आ गया, और ग्रीष्म में बारिश आ गई, मई महीने में बारिश चालू हो गई। ऋतु बदल हो गए, इससे हमारे फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान, बर्बाद हो रही है फसलें, बर्बाद। मुझे बताइए, ये रोकना नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं? ये अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो विकिरण जो आ रहे हैं, रेडिएशन, माता बहनों, आपका सारा का सारा सत्यानाश कर दिए, बैलेंस कर दिए, क्या कर रहे हार्मोन्स का। कितनी आपको तकलीफ हो रही है मुझे मालूम है। हर कोई, अरे बच्चा चश्मा लगाए, फैट लगाए, सारा दोष ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का काम हम कर सकते। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है कि जो ओजोन है, तो ओजोन खत्म हो रहा है। ये कौन कर रहा है खत्म? इनको कहते ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और बहुत सारे गैसेस वो काम करते हैं। ये कहां से आ गया? ओजोन को खत्म करने का, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करने वाला एक ग्रीन हाउस कहां से आ गया?
हाँ? ये कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन कहाँ से आ रहा है? हमने पैदा किया, हमने भेजा है, हमने गोबर का खाद डालते हैं, गोवा देते हैं, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, उसमें 2 प्रकार के संयुग होते हैं, कार्बन समृद्ध संयुग, कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड और नत्र समृद्ध संयुग, नाइट्रोजन सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे आप गोबर का खाद डालते हैं, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, वो पंचगव्य डालते हैं, नीम की खलियां डालते हैं, इस सारा कार्बनिक मटेरियल हमें भूमि में डाला, उसको नमी मिली, मॉइस्चर मिला, एक्टिनोमाइसिन नाम के जीवाणु, कौन से जीवाणु? एक्टिनोमाइसिन जीवाणु क्या करते? उसका विघटन करते और कार्बनिक पदार्थ का विघटन करने के बाद कार्बन मुक्त होता है, पूरा कार्बन मुक्त होता है, हवा में आता है। हवा में प्राणों के साथ उसका पानी भी होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन। कहाँ आता है? हवा में। 120 साल रहता है, खत्म नहीं होता, लेकिन वो क्या से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा। जो भी खाद डाला जाता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा। हाथ पर बंदी क्यों नहीं? क्यों नहीं? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, प्रोटीनस कंपाउंड, इसमें खादों में उसका विघटन भी कौन कर रहा है? एक्टिनोमाइसिन कर रहा है। अमोनिया आ रहा है, अमोनिया का विघटन नाइट्रोसोमोनास जीवाणु, नाइट्रोकॉकस जीवाणु कर रहे हैं नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट का रूपांतर नाइट्रेट में करने वाले नाइट्रोबैक्टीरिया फंगस है, बाद में नाइट्रेट है उसका भी विघटन, क्योंकि ये नाइट्रोजन हवा में जाना है, हवा से नहीं आता, जो जहां से आया वहां जाना है। तो T95 माइक्रोकॉकस जीवाणु ये नाइट्रेट का रूपांतर फिर नाइट्रोजन में करते हैं, अब फिर नाइट्रोजन रूप में हवा में आता है, प्राणों के साथ उसकी अभिक्रिया होता है, खनिज ऑक्सीजन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, हवा में रहता है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? ये बताइए। ये गोबर का खाद है, ठीक है, ये आपका कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट का कारखाना है, उसमें हाथ डालिए आप, गर्म होता है, गर्म क्यों? और एलबी बैक्टीरिया प्राण वायु के बिना जीने वाले जीवाणु सड़ने का काम कर रहे हैं। और विशाल मात्रा में मीथेन पैदा होता है, मीथेन हवा में आ रहा है, तीनों गैस से क्या हो रहा है? और ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। कौन कर रहा है? ये खेती वाले जो खाद डालने की कोशिश करते हैं। खाद किसी पेड़ पौधे का भोजन नहीं है, डालने की आवश्यकता ही, सुभाष पालेकर कृषि में कोई भी खाद डाला ही नहीं जाता। कंपोस्ट नहीं, वर्मी कंपोस्ट नहीं, गोबर खाद नहीं, खाद डाले तो खाद भोजन ही नहीं है। तो ग्लोबल वार्मिंग को घटाएगा बढ़ाएगा? मुझे बताइए। घटाने का काम हम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। ये नीति आयोग को मालूम हुआ, नरेंद्र मोदी जी को मालूम हुआ, इतना ही नहीं, वैश्विक स्तर पर अब इसकी बहुत चर्चा हो रही है। और उन्होंने एक अलग अलग सेल निकाले विधि के लिए, इस पर बहुत चर्चा हो रही है, बहुत काम चल रहा है। अब उनको मालूम पड़े इसके विश्वास में क्या सुभाष पालेकर कृषि में कोई खाद डाला जाता नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का सवाल है। कोई छिड़काव दवा का है नहीं, खाद डाला ही जाता है तो जो टॉक्सिक डालते थे जहरीले औषधि वो आने का सवाल ही नहीं है, तो बीमारी होने की सवाल ही। इसकी शुरुआत आपको करनी है। तो आप 2 प्रकार के काम कर सकते हैं। एक, आपका जो टेरेस है ऊपर का, चाहे आपकी कॉलोनी हो, ऊपर तो टेरेस है ना, दीवार है, उसके ऊपर मेरी विधि से टेरेस गार्डनिंग करना है। क्या करना है? टेरेस गार्डनिंग, सब्जियां उगाना है, फल उगाना है, वहीं ऊपर दीवारें, जैसे दीवारें मई महीने में जो धूप होती है, सूरज की रोशनी, उसकी तीव्रता प्रखरता, इंटेंसिटी ऑफ सोलर लाइट 10,000 to 12,000 फुट के अंदर है। लेकिन जैसे वो सूरज की रोशनी
वो सीमेंट की दीवार पर गिरती है, ऊपर रुक गिरती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है 16,000 to 17,000 रूट कैंडल। एक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का काम इस सीमेंट का जंगल कर रहा है। क्या कर रहा है? सीमेंट सोपा उपाय है, बिल्कुल सोपा उपाय है। हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे। क्या करना है? हमारे ऊपर 6x6 के बाफे बनाना है टेरेस पर। वहां 2 प्रकार है, एक तो मिट्टी लाकर डालना है 3.5 इंच ओनली 3.5 इंच। देखो जो कार्पोरेशन का वो पत्ती गिरते हैं ना, वो सब बाहर मत डालना, पेड़ लगाना है, जुआ देना है। बस मैं आपको नंबर दूंगा, आप जाकर देखो। अरे बहुत ही अद्भुत सब्जियां हमारे घर में, हमारी दीवारें एक जाली लगा देना है और पान की बेल वहां लगा देना है, ब्लैक पेपर काली मिर्च लगा देना है, पूरी फैलती है दीवार पर काली मिर्च ही मिर्च, पानी पूरा फैल। यानी हमारे लिए खाने को पान मिलेगा, खाने को काली मिर्च ब्लैक पेपर मिलेगा, महंगा है, और साथ में हमारा ग्लोबल वार्मिंग को घटाने का काम। अभी जो आए थे मुंबई के अधीक्षक, उद्यान अधीक्षक, अभी उनसे आधा घंटा की बात हुई। वो करना चाहते हैं मुंबई में पूरा, तो उनको ये बताए ये हम कर सकते हैं। वो तैयार हुए, वो बोले कि हम ये हम करेंगे, पूरे महानगर पालिका में ये करेंगे। तो एक काम है, ये सीमेंट का बैग होता है ना, वो फेंक देते हैं, उसको लाना है। ये बहुत महंगा होता है कुंडिया, वो भी प्लास्टिक की मिलते हैं, तो सीमेंट की मिलते हैं, मिट्टी के तो मिलती नहीं, लाना है। और फिर उसमें क्या करना है, ये सुबह रास्ते के दोनों तरफ पेड़ के नीचे क्या करते हैं, पत्ते गिरते हैं ना, और सुबह कार्पोरेशन के लोग आते उसके क्या करते हैं, जलाते, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते, जलाना नहीं, उसको इकट्ठा करना है, 2 दिन में भाग देना, उसमें जो अमूल डालना है, कुछ देर पूरा फिट तैयार हो जाए, उसमें पौधा लगा। दीवार के पास पान की बेल का 3 आंखों का टुकड़ा लगाना है, 1 आंख अंदर 2 आंख ऊपर, ब्लैक पेपर काली मिर्च का स्टिक लगा देना है, 1 आंख अंदर 2 आंख, और फिर पूरा फैल जाए, दीवार पूरी फैल जाएगी, जितना चाहिए घर में हमारे यदि खाने को मिलते हैं, ऊपर भी हम ये करना है। इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान आपको चलाना है। और फिर घर मुक्त भोजन है, तो हमारे किसान का ग्रुप और आपका कंज्यूमर ग्रुप आपस में मिलकर आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे बारामती में हमारे जो साउंड लोग हैं, विनीत है और गोरखनाथ जी हैं, उन्होंने वो ग्रुप बनाया है, कंज्यूमर का उपभोक्ता का ग्रुप बनाया है, और 25 जो किसान है उनका सुभाष पटेल कृषि में जो पैदा करे उनका ग्रुप बनाया है। तो सुबह अपनी सब्जियां लाते हैं, 8 बजकर 10 मिनट पर ही चौक में वेडिंग वो लाइन लगती है, पैसे देते निकल जाते हैं। ये इस तरह का तो डिलीवरी का हम इसमें काम करना चाहते हैं। अभी एक प्लान है कि मुंबई के कितने जिले, अलीबाग है, अपना रायगढ़ है, पालघर है, ठाणे है, तो यहाँ के किसानों को हम 4 दिन का प्रशिक्षण देंगे इनको, फिर उनको जो उगाएंगे आपसे टाइप करेंगे, यहाँ की जो फल है उनको टाइप करेंगे, वो उगाएंगे और आपको घर पहुंच डोर डिलीवरी देंगे। एक परिवार को आपको क्या जाना है, अपनी गाड़ी लेना है, अपना डिब्बा लेना है, एक फावड़ा लेना है, एक कुदाल लेना है, ये टुकड़ा लेना है, उसके खेत में जाना है, वहां श्रमदान करना है, जो है वो खाना है, और दोपहर को शाम को अपने हाथों से सब्जियां तोड़ना है, जल मुक्त फल तोड़ना है, वेट करना है, पैसे देना है, फुकट का नहीं। एक 40 साल का पेट, एक 40 साल का पेट 1 साल में हवा में से 2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग को घटाता है। 776 kg प्राणवायु को हवा में सोखता है।
कितना 776। यानी जो हरा पेड़ है क्या करता है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। आपके कोरोना काल में ऑक्सीजन क्या कीमत थी, सिलेंडर की क्या कीमत थी, हाँ वो फुकट में मिल रहा है, फुकट में मिल रहा है। यानी हमारे कॉलोनी में पेड़ पौधे लगाना है, जितने लगाएंगे उतना लगाना है, ऊपर भी पेड़ पौधे लेना है, दीवारों पर बेल चढ़ाना है, ये आपको करना है। और हमारे किसान हैं उनके के साथ गाय करेंगे, इसके लिए अलग अलग मीटिंग भी होगी। अब कॉर्पोरेशन भी इसमें आ गए हैं तो बहुत सा मुंबई में ये ऐसा हो सकता है। मिलिंद सावंत, आप बताइए कि आपने वहाँ कोरोना की अभी और वहाँ कैसे आपने ये तैयार किया एक कंज्यूमर का ग्रुप और किसानों ग्रुप। आइए आप आइए, सामूहिक ये बारामती नाम सुना है आपने, झारखंड में है, कहाँ है ये? पुणे के आगे, पुणे। नमस्कार, मी मिलिंद वाल्मिक सावंत, सावंतवाडी तालुका बारामती। आमचा बारामती नॅचरल SPK शेतकरी ग्रुप आहे। बारामतीमध्ये आम्ही 13, 14, 15 शेतकरी मिळून हा ग्रुप एकत्र चालवतो। त्यामध्ये थेट शेतकरी ते ग्राहक मध्यस्थ मुक्त स्वावलंबी विक्री व्यवस्था की जे की पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पायकर सरांच्या मार्गदर्शनाने चालते। गेली 6-7 वर्षापासून ही व्यवस्था चालू आहे। ह्याच्यामध्ये कुणीही मध्यस्थ नाही, कुणाला दलाली नाही, कमिशन नाही, हमाली नाही, थेट शेतकरी ते ग्राहक विक्री व्यवस्था। शेतात पिकवलेला विषमुक्त शेतीमाल थेट ग्राहकांना त्यांच्या सोसायटीमध्ये त्यांनी ठरवून दिलेल्या जागेमध्ये 1 तासभर आम्ही गुरुवारी आणि रविवारी जातो। हिंदीमध्ये बघा, हफ्ते में 1 बार हम किसान सब एक साथ माल दे जाते हैं। हर किसान को अलग अलग सब्जियां हमने बांट दी है। जो बांटकर सब्जी मिली है वो किसान वही लगाता है। सब मिला के 4-4 सब्जी, जैसे समझो 40-50 प्रकार की सब्जियां एक साथ लेके किसान जाते हैं। सोसाइटी के लोग आकर सब सब्जियां वहाँ थेट किसान के पास से ले जाते हैं और जो पैसे मिलते हैं वो सब किसान को ही मिल जाते हैं। ऐसे 6 साल से चल रहा है और SPK खेती का सब नेचुरल सब्जियां शहर के उपभोक्ता को मिल रहे हैं। ऐसा 6-7 साल से हम चला रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे गोरखनाथ जी बोले। नमस्ते, जय SPK। भाव काय शेतकऱ्याला काय ते कुठे तुम्ही पोहोचवता, घरापर्यंत पोहोचवता की काय? पण बघा. आम्ही कसं, आम्हाला कसं भेटेल? मुंबईपर्यंत नवी मुंबई। मेरा नाम गोरखनाथ सावंत है। हम दोनों बारामती से है। हमारा बारामती नेचुरल SPK बारामती नेचुरल करके ग्रुप नेम है। बारामती में हमने किसान से कस्टमर तक थेट विक्री व्यवस्था का प्रयोजन किया है। गुरुजी ने बताया, सूचना के अनुसार हमने उधर विक्री व्यवस्था खड़ी की है। अभी पहले मिलिंद जी ने स्थापना के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। मैं बताता हूं कि वो हम कस्टमर को कितने दाम में देते हैं। बारामती में हमारे 6 पॉइंट्स है जहां हम हमारे किसान आते हैं और गाड़ी खड़ी करके वहां बैठ के कस्टमर को सब्जियां, जो कुछ अनाज है, फल है, वो उसकी बिक्री करते हैं। उसके दाम और सब्जियां के दाम हमारे बरस में, पूरे साल में जुड़ी का रेट 15 से 20 रुपए तक रहता है। जहां मार्केट में महंगाई बढ़ गई, 25 रुपए 30 रुपए हो गया, तो भी हम
वही रेट से कस्टमर को दे देते हैं। अनाज का जो है थोड़ा सा हमारा 10-20% तक ज्यादा बैठता है। गेहूं ज्वार हमारा इधर 50-60 रुपए किलो तक बेचते हैं। वो पूरे साल में एक ही रेट रखते हैं। गुड़ जैसी प्रक्रिया के पदार्थ वो जो बिक्री करने वाले रहते हैं उसको हम थोक में 80 रुपए केजी से एक नग 80 रुपए, एक नग 1 केजी का रहता है, वो 80 रुपए में बेचने वाले को देते हैं और फिर कस्टमर को 90 रुपए 100 रुपए में बेचते हैं। वो गुड़ बनाते हैं पूरा एसपी के टेक्नोलॉजी जो गुरुजी ने अथक परिश्रम से डेवलप किए हैं। पूरे दुनिया में कहाँ भी नहीं है, वो सिर्फ गुरुजी ने ये इन्वेंट किया है। वही टेक्नोलॉजी से लेकर हम हमारे किसान खेत में पूरी तरह उनका जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हैं और बिना केमिकल का गुड़ बनाते हैं। तो जिस समय पहले से हमने ग्रुप स्थापन किए, कामकाज शुरू कर दिया, उसी समय 1-2 टन तक हम गुड़ बेचते थे। अब 15 से 20 टन तक हमारे बारामती में बाजू के एरिया में 20 टन तक का गुड़ हम बेच रहे हैं। और ये विक्री व्यवस्था किसान से लेकर डायरेक्ट कस्टमर तक चल रही है। धन्यवाद। अरे मगर हाँ, बम्बई मेरा में नंबर है, आप लिख लीजिए, आप इनका नंबर लिख लीजिए प्लीज, राइट डाउन नंबर। गोरख सावंत 9112254339। रिपीट करना है, 9112254339। ये मिली जी है, हमारे नेव्यू है, उनका बीज बैंक बड़ा 150 से लेकर 170 तक देसी बीज का बीज बैंक रखा है उन्होंने। सब वो जो छत से किचन गार्डन बनाते हैं उनके लिए छोटे छोटे पार्क में वो बेच देते हैं। ये कामकाज है, वो नंबर बताए। सो देसी सब्जी के सीड्स मिलेंगे, देसी सब्जी हाँ, के देसी बीज मिलेंगे। तो सब्जी के जो रेट बताने बोल गए, सब्जी में हम क्या करते हैं, जैसे बारामती में फल वाली सब्जियां 80 रुपए केजी चल रही है, तो हम 100 रुपए से, यानी कि 20 रुपए पाव है तो हम 25 रुपए पाव, ऐसे 5 रुपए बढ़ा के दे रहे हैं। बाकी सब में एवरेज 20-25% थोड़ा सा रहता है। मेरा नाम मिलिंद सावंत है। मेरा नंबर 9011617720। धीरे धीरे बोलिए। ठीक है, 9011617720। धन्यवाद। आपने ज्ञानेश्वर देवगढ़ मेरे पास अभी 3.5 एकड़ जमीन है। मैं उसमें पूरे साल भर सब्जियां उगाता हूँ। लगभग मेरे खेत में अभी भी 35 टाइप की सब्जियां है, 5 प्रकार के केले हैं और स्ट्रॉबेरी भी है। एक 10,000 पौधों का प्लांटेशन किया अभी 10 दिन पहले। आधा एकड़ पोटैटो लगाया अभी। लोकेशन अंजीर भी है। लोकेशन बाकी
बाकी जो खेत है उसमें सब सब्जियां हैं और सब्जियां का पूरा साल भर का रोटेशन रहता है। हर 30-35 दिन के बाद एक नया प्लॉट लगाते हैं, आधा एकड़ का, उसमें 25-30 टाइप की सब्जियां लेते हैं। उसमें बेलवर्गीय भी आती है, अपना गोभी, फूल गोभी, गाजर, बीटरूट और शिमला मिर्च ऐसे सब सब्जियां लगाते हैं पूरे साल भर। नंबर द्या जी तो हम पूरे साल भर हो गए थे, लेकिन ठंड के टाइम में थोड़ा बेलवर्गीय ऐसा गलका हो गया, तुरिया हो गया, इसमें थोड़ा दिक्कत आता है। बाकी सब्जी में पूरे साल भर दिक्कत नहीं आती है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है तब मेथी में भी प्रॉब्लम आता है। आंवले लाते हैं, आंवले उगाते हैं क्या? नहीं, आंवला नहीं लगता। आंवले के लिए ये एरिया अच्छी नहीं है, हवा साल भर पूरी सब्जियां उगती है, सिर्फ ठंड के टाइम में बेलवर्गीय में प्रॉब्लम आ जाता है। बाकी धूप के टाइम में भी थोड़ा सा इश्यू हो जाता है कुछ सब्जियों में। टमाटर लेते 2 टाइप का, देशी हाइब्रिड टमाटर, उसके बाद लौकी है, गलका है, तुरिया, करेला, बीटरूट, गाजर, बीन्स, मटर। बारिश के टाइम में भी मटर लेते, ठंड में भी मटर लेते। उसके बाद शिमला मिर्च में 4 प्रकार है, एक तीखा मिर्च है, शिमला मिर्च है, पकौड़ा मिर्च करके आता है और एक कम तीखा मिर्च है। ऐसा 4 टाइप का मिर्च लगाया हुआ है। पत्ता गोभी, फ्लावर, स्ट्रॉबेरी, अभी बटाटा लगाया, अभी ऑनियन लगेगा, गार्लिक है और केले के 5 वैरायटी मेरे पास। कुछ रेट की लिस्ट वगैरह भी कुछ है? आप ऐसा पेपर में एक कुछ हम आपके ऐसा कुछ दे पूरे सकते साल भर जो मार्केट में रेट चलता है उससे 20% ज़्यादा रेट में बेचते हैं, और एकदम कम हो जाता है तो हमारे एक लिमिट है, उसके नीचे हैं? हम हमें नहीं कैसे, बेचते। हमें अंदाजन थोड़ा सा आप लिस्ट वगैरह कुछ एक देंगे? अभी टमाटर का समझो कि अभी एकदम मार्केट डाउन चल रहा है तो भी हम 35 रुपए किलो बेचते हैं होलसेल में। और प्याज और पोटैटो हो गया, प्याज अभी 30 रुपए और पोटैटो 40 रुपए बेचते हैं। आपका नंबर बोलिए ना, तो आपका मेरा नाम से। मोबाइल नंबर है 9763 79 6874 9763 79 6874। ज्ञानेश्वर देवगढ़ी नासिक के पास है और 12 मास सब्जियां लेते हैं। हजारों लोग वहां हमारे सूरज निकलते लेकर आते हैं। 3 एकड़ का किसान, शॉप के नीले का बाप, उससे दुगुना कमाई करते हैं। 3 एकड़ के बाद 12 मास सब्जियां और सारी सब्जियां भारतीय और विदेशी, पूरा का पूरा, हर माल आपको देंगे। ये जो देशी अंगूर है उसका बेदाना, हितेश भाई आप बताइए इसके बारे में। ये प्रक्रिया किया है उन्होंने, एक मॉल लगाया नासिक में, मॉल में सब कुछ पैदा हुआ वहां रखते हैं। नासिक के सारे ग्राहक आता है, उत्पादक को उपभोक्ता वहां खरीदते हैं। मेरा नाम हितेश पटेल है, नासिक में रहता हूँ और पिछले 9 साल से मैं किसानी कर रहा हूँ। उससे पहले मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, वो करता था। और अभी सब हम लोग किसान मिल के ये सब चलाते हैं। टोटल हम 22 किसान हैं और सबको अलग अलग प्लानिंग से नानी सूरज बताते हैं, सबको प्लानिंग देते और उगाते हैं सब्जी, और सब एक जगह पे लाके फिर डिस्पैच करते हैं सब। और मेरे पास जो है खेत में सीड वाला अंगूर है, बीज वाला अंगूर। कौन कौन सी वैरायटी बताइए? एक ARI 516 करके आता है, जिसमें थोड़ा हल्का स्ट्रॉबेरी जैसा फ्लेवर वाला है और बहुत अच्छा लगता है। 12 mm का ही आता है, ब्लैक में आता है वो। एक मैंगो वैरायटी आता है, एक अनाबे साइड, काली शायरी,
चीमा साहिबी, उसके बाद पकड़ी है, मेडिका है, ये सब बीज वाले अंगूर है। सीडलेस मैंने निकाल लिया मेरे खेत से और सब बीज वाले अंगूर ही प्लांटेशन किया हुआ है टोटल। और ऊपर बेली रहता है और नीचे सब सब्जियां भी रहती है उसके साथ में। जहाँ पे ड्रिप है, पानी आता है, वहाँ पे हम सब्जी प्लांटेशन करते हैं। एकदम छोटे असतात ते और छोटे असता 12 बारीक बिया वाशीला आणले होते ना एकदा हो आ गया। ते खूप उत्कृष्ट आहे ते. नहीं, वो सेहत जितना उसका बड़ा होता है उतना ही। नेचुरल डोज में जो ग्रोथ है उसका हाँ, बस उतना वही ही। होगा। हाँ। तो जिबरली का क्या आपका 22 दिन तक आप ले जा सकते नहीं, क्या है, एक रेड ग्लोब नाम की वैरायटी, रेड ग्लोब, वो अपने आप बढ़ती है, अपने आप 20-22 मिलीमीटर, उससे कोई डिपिंग नहीं करना पड़ता है। तो बीज वाला है और सबसे एक्सपोर्ट क्वालिटी वैरायटी। लेकिन जो छोटी छोटी ये है ना, एक बार खाइए आप कुछ नहीं खाएंगे, इतना स्वाद, अलग अलग स्वाद है। जो अंगूर की कलेक्शन की है, जिनको अंगूर की लगाना है, आप इनका नंबर लिख लीजिए, वहाँ नर्सरी है नासिक में, वहाँ सर कटिंग हो सकती है क्या? हाँ? अंगूर की कटिंग, बताएंगे सर अंगूर की कटिंग हो सकती है? हाँ वही तो बोल रहे हैं, अंगूर बेचते हैं। नहीं, अंगूर अब बेचते मेरा हैं। नंबर लिख लीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए। थोड़ा स्लो में बोलिए। फरवरी मार्च में अभी आएगा। मराठी तभी हम बोला, लोग व्यवस्थित if you are comfortable मराठी बोला ते चांगलं आहे. हाँ जी, बोला ना, बोला 98-232 90969 हितेश पटेल। हितेश पटेल हितेश 98-232 90969। और ये मेरे पास में अभी मैंने साथ में आपको टेस्टिंग के लिए ये मनुका लेके आया हूँ, वो आप टेस्ट कर सकते हैं, काउंटर पे रखूंगा। थैंक यू, थैंक यू। पाव किलो और आधा किलो तो बताइए। सो आप थँक्यू नितेश भाई. नाशिकला कॉलेज रोडला मॉल आहे. कॉलेज रोड जोरदार ताली है तो हितेश भाई और गणेश भाई और दिलीप भाई, मैं जानता आपको भूख लगी है, आपको 2 गुड न्यूज बताने आ रहा हूँ. तो आपको यही दिसत आहे. एक नंबर लिखिए, नंबर वहाँ सारे अंगूर आपको देखने को मिलेंगे 16 बीज वाले और बिना बीज वाले। चमत्कार, धर्मराव बिराजदार, धर्मराव बिराजदार सोलापुर के पास गांव है। 78-755-75 060 78-755-75-060 ये हो गया अंगूर के लिए। अब जिनको टेरेस गार्डनिंग करना है, पुणे में 2 पहले हैं। एक टेरेस गार्डनिंग छत के ऊपर उगाना है सब्जियां, तो मिट्टी में 4 इंच की मिट्टी का स्तर लगाया जाता है, उसमें सब्जियां उगाती हैं। एक बहन हमारी, दूसरी बहन है गिरदा, वो केवल पत्ते हैं, मिट्टी नहीं, सॉइललेस गार्डन। नंबर लिखिए उनका, आप उनको कांटेक्ट करते रहिए। मिट्टी में टेरेस गार्डन लेने वाली ज्योति शाह पुणे, जो मिट्टी में लेती है। सभी आप देखेंगे कमल का देखेंगे आप, कोई सब्जी 94-22-31-51 94-22-33-31-51 94-22-33-31 आणि 51 ज्योति शाह. आणि जी माती नाही आहे, केवळ काढीत असतात, माती अजिबात नाही, एक कमी नाही. गिरिजा व्यंकटरामन
तमिळनाडूची आहे पण शुद्ध मराठी बोलते. ते तुम्हाला लाजेल इतकी चांगली मराठी बोलते. गिरिजा वेंकटरामन, स्वाइटलेस आपल्या स्वाइटलेस टेल कार्ड जो हम पर केवल और गमलों पे लेती है वो ग्रो बैग है ना, ग्रो बैग ग्रो बैग सेव 98 900 12 958 98 800 92 अरे सॉरी 98 900 12 958 98 900 12 958. ब्रिगेडियर साहेबांनी जर सर ये कहाँ पर है ये ते पुणे पुणे जे काय पुणे गिरिजा वाली है गिरिजा वेंकटरामन पुणे ज्योतिष साहब पुणे. अगर ब्रिगेडियर साहब आपके महिलाओं के लिए टेल गार्डिंग में कोई कार्यशाला रखना चाहते हैं तो दो बहनें आएंगी आपको प्रशिक्षित करेंगे. ठीक है ना. अब मेरा नंबर लिखिए, सुभाष वाडेकर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98 50 35 27 45 98 50 35 2745 98 50 35 27 45. आता मला म्हणजे बताइए तुमच्यापैकी कौन कौन किसान है? अरे सब किसान. कौन कौन मुंबई में है? ये सॉलिड मुंबई वाले हैं. आणि आप किसान भी है, मुंबई वाले भी. हम नवी मुंबई के नवी मुंबई. या आपको हर जानकारी घर पहुंच मिलेगी. गारंटी. अब अगला जो हमारा 4 दिन का वर्कशॉप होगा वो केवल मुंबई केंद्रित जो आदिवासी युवा हैं उनके लिए होगा. मुंबई वालों से उनका काय होगा पूरा एक महापरिवार क्या बन जाएगा. इनको मेरी किताबें बुलाना है तो मेरा ऑफिस का नंबर लिखिए. मेरी किताबें इंग्लिश, हिंदी, मराठी सभी भाषाओं में है. इनको जिस भाषा में चाहिए देखिए. अमित पालेकर, अमित पालेकर, ये वो अमोल पालेकर वाला नहीं है. 9631 622 40 9671 622 40 40. दूसरे अमोल पालेकर, वो अमोल पालेकर नहीं, मेरा बेटा 988 16 46 46 4 988 16 46 930 930. तुम्हाला व्हिडिओ पाहिजे, पुस्तक पाहिजे, माहिती पाहिजे, शेतकऱ्याचे पत्ते पाहिजे, सगळं ऑफिसमधून जानकारी मिळेल. आणि तुम्ही आता इथे जितके काही जमल्या तुमच्या माझ्या व्हॉट्सअपवर एक मेसेज द्यायचा. तुमचा पत्ता, फोन नंबर सगळं डिटेल टाकायचं. म्हणजे मी त्याच्यामध्ये ग्रुपमध्ये तुम्हाला ॲड करतो. ही पुढच्या कामासाठी आपल्याला ते सोयीचं होतं. तर ब्रिगेडियर साहेब पुढचं एक महिलांचं शिबिर घेता केलं जातं. तर तुम्ही ठरवा केव्हा घ्यायचा प्रचार करावा लागेल आपल्याला इथे. आणि बाल्कनीमध्ये छानपैकी भाजीपाला घेतात पुण्याला. म्हणजे यांची कमाल आहे. इतकी तब्येत बेकार असताना सुद्धा ते येतातच
येतं आताच म्हणजे त्यांना मी चीनमध्ये नेऊन टाकलं तरी ती येते. इतकी त्यांना आवड आहे, त्यांनी सगळं पाहिलं आहे. तो एक महिलाओं के लिए रेलगाड़ी का शिविर हमारे 2 बहनें आए, उनको प्रशिक्षित करेंगे. नंबर 1. नंबर 2, हमारे इर्द गिर्द मुंबई के चारों ओर घेरा डालना है और वो सब सिस्टम खड़ी करना है. और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से अभी जो हो रहा है थोड़ा आप उनकी जानकारी वहाँ पहुँचने खड़े करते हैं. अब समय आ गया है कि पूरा एंक्रोच हो गया है, तो ये प्रदूषण बहुत बढ़ गया है. तो अलग खेती के लिए वहाँ धान देते, सब कुछ देते. प्रमोद ठाकर जी, जिनके पास छोटी खेती है लेकिन व्यवसायी है, डेयरी है, लेकिन पूरा समय इस आंदोलन को देते हैं. यानी आपका बिजनेस है, चलने दीजिए, आपकी नौकरी चलने दीजिए, उससे वेतन नहीं आता है. लेकिन समाज के हित में ये जन आंदोलन को घर घर तक पहुंचने का काम आप कर सकते हैं खुले समय में. इसका एक जिंदा उदाहरण है. बताइए आप. मैं चावल का खेती करता हूँ. इंद्रायणी बोल के मैं मावल में बहुत प्रसिद्ध है. मैं कामशेत में खेती लिया हूँ 4 एकर. सरांच्या पद्धतीने मी एक 10 वर्षाली शेती करतोय. पहिले वाकडमध्ये शेती होती, पण आता प्रदूषणामुळे मी ती कामशेतला हे केली. तर इंद्रायणी तांदूळ बऱ्यापैकी आता मी पिकवतो. काळूराम भूमकर. काळूराम भूमकर. अठ्ठ्याण्णव 50 79 40 39 4039. असल देसी आदमी है. नमस्ते. मेरा नाम प्रमोद ठाकर है. मैं रहता हूँ पुणे सिटी में, लेकिन गुरुजी के आंदोलन से जब से जुड़ा हूँ, वहाँ से वही से मेरा समर्पण पूरा यही जन आंदोलन के लिए है, जो सुभाष पालेकर कृषि नाम से जाना जाता है. दिन रात इसी के बारे में सोचता हूँ और जो काम सामने आए वही करता हूँ, जो गुरुजी के लिए करना पड़ेगा. मैं घर में सिटी में रहता हूँ, लेकिन मेरा घर शायद 200-250 स्क्वायर फुट का है, लेकिन उसी में भी मैंने एक देसी गैया भी रखी है सिटी में. और प्रबोधन करते शहर में जीवामृत जिनको चाहिए जीवामृत दिलवाता हूँ, या किसी को छत खेती के बारे में कोई मार्गदर्शन चाहिए तो उस चीज़ शहर में दे देता हूँ. गांव के किसान के जो आते हैं हमारे यहाँ पर सिटी में, उनके लिए उनका माल बेचना बहुत मतलब कठिन होता है. उनकी जान पहचान नहीं रहती है कुछ नहीं. तो उसके लिए मैंने पुणे सिटी में भी कोई बाजार, जैसे कि अभी मिलिंद सावंत ने बताया, वो मॉडल जैसे हमारा सबसे पहले का था. मिलिंद के पहले हमने मॉडल वैसा बनाया था कि किसान आएंगे, टेबल की इस तरफ किसान रहेंगे, बीच में उनका माल रहेंगे, इस तरफ ग्राहक रहेंगे, और जो उनको चाहिए वो लेके जाएंगे किसान की कीमत में. वो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा दाम से बेचते हैं, लेकिन ऐसे सोसाइटी में हमने बाजार लगाए. पुणे सिटी में पूरे 26 बाजार लगाए, और वो सब काम हमारा चलता रहता है. गुरुजी बोलेंगे तो वहीं पे जाके वो काम कर देते. समर्पण तो इसी में है कि ये जन आंदोलन जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े और जहर मुक्त खाना सबको खाने को मिला, इसीलिए मैं अपना जीवन समर्पण करना चाहता हूँ. धन्यवाद. आपका नंबर देखिए कहाँ पर है पुणे सिटी में एग्जैक्टली, किसके आसपास में है? पुणे सिटी में सब जगह पे मतलब आप जहाँ उगाते हैं एक्चुअली हम देखना चाहेंगे.
मॉडल कौन सा देखना चाहिए? आपका जो आप लोग जहाँ लगाते हैं आप बस सब्जी मॉडल, जैसे कि ग्राहक आते हैं और क्योंकि हम उधर आएंगे ना पूरा में, तो हम देखने के लिए एरिया हम आप मैं नंबर देता हूँ, आप कभी भी संडे या सैटरडे हमारे बाजार चालू रहते हैं। मेरा नाम है प्रमोद ठाकर, नंबर 9890307595। तो कौन से एरिया के पास में है आपका ये एरिया? पूना में 26 जगह पे है। नहीं उगाते हैं जहाँ पे वो नहीं बाजार की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं उनका जहाँ उनका मॉडल लगाते हैं वो देखना है। नहीं लगाते अलग अलग जगह से फार्मर, 26 जगह पे 50 जगह से फार्मर। तो फिर मार्केट हो गया ना, मतलब हाँ मार्केट जहाँ लगाते हैं वो हमको 50 जगह है। आपको प्लान किया जाएगा। सर धन्यवाद, जोरदार तालियां। एक्चुअली इनको ना कारोड़ा मुंगल से आप कोई जानने का नहीं फैक्ट्री में, इनको तात्या करके जानते हैं सब लोग। आप इनका नाम तात्या मुंगल के लिख दीजिए। धन्यवाद। तो मैं कह रहा था ये सब आपको सब जानकारी मिली। हाँ एक में मत लीजिए, नहीं तो इंडाइजेशन हो जाएगा। आस्ते आस्ते जाइए, नंबर मिले आपको। ये जो यहाँ पे मिलाने का बहुत बड़ा महत्व ये है कि मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, यहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे तो उसके लिए साथ में आना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा। आज हितेश भाई ने थोड़े से लाए चीज लेके, ऐसे नहीं होगा, उसको स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से कोविड के पहले हम लोग करीब 5 साल थैंक्स टू ब्रिगेडियर सर, तो ये मुंबई में कहीं बैठने को जगह मिले तो बहुत बड़ी चीज होती है, और बैठने का और गप्पे मारने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास करीब 5-6 जगह है इस बिल्डिंग के अंदर में। यहाँ पे 300 लोग बैठ सकते हैं। शिवाजी मंदिर का जो मेन है वहाँ पे 1100 लोग हैं, और फिर नीचे एक 60 लोगों का फैसिलिटी है। फिर इनके 2 ऑफिस है, उसमें 25 लोग बैठ सकते हैं। एक फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस है, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटी है। ये सब हमने पूरे इस्तेमाल किए हैं, और इसकी वजह से ये जो मूवमेंट है बहुत आगे चली गई। इसके अंदर हमने मॉडल ऐसे किया था, एवरी वीक में एवरी थर्सडे को हम लोग यहाँ मिलते थे। तो एक थर्सडे होता था कि इसमें सिर्फ लीडर्स होते थे, वो आते थे, और बाकी सारे थर्सडे को सब लोग आ जाते थे। और उससे होते गया करीब 3-4 उसमें से गुरी के शिविर किए, दापोली में किया, मुरबाड में किया, शिरडी में किया। तो टीम क्रिएट होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आप लोगों को बुलाया है। आपको जो शुरुआत में मैंने जैसे बताया था कि आप जैसे जो आपका कंट्रीब्यूशन है तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप उससे ऐड हो सकते हैं, आप उससे कोई ले सकते हैं, आप उसमें दे सकते हैं, लेकिन देने की प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो एवरी थर्सडे हम लोग यहाँ पे मीटिंग करेंगे इवनिंग 6 to 8। थर्सडे इसके लिए रखा है कि नॉर्मली सैटरडे संडे लोग अपना खुद के फार्म पे जाएंगे, यहाँ पे मोटिवेट होंगे। थर्सडे नॉर्मली अच्छा रहते, कोई किसी जाते नहीं है। और हमें बहुत सारे एक्सपर्ट है, हमारे यहाँ अंजिता मैडम है, एक्सपर्ट इन फार्मिंग और एक्सपर्ट इन प्लांट्स ऑल्सो। बहुत सारे लोग के नाम यहाँ ले सकता हूँ। तो आप लोग आनेंगे, जुड़ेंगे, हम लोग ग्रुप करेंगे, एवरी थर्सडे मिलेंगे। फिर उसके बाद में ऐसा आपको पुणे जाएंगे, फिर हितेश भाई के फार्म पे जाएंगे, नासिक में बहुत सारी शिवाफ्री होती है। फिर हम लोग प्रमोद जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है देखते जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग जिस ग्रुप द्वारा जुड़ जाएंगे, और फिर एवरी थर्सडे पे यहाँ पे होंगे। और फिर हमारे पास बहुत एक्सपर्ट के लेवल पे हो रहा है। अभी जो मिलना है ना, अभी आपकी डिमांड बढ़ेगी तो कैसे आएगा। तो एक कृषि विज्ञान केंद्र करके यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो हमारे पास सौभाग्यपूर्ण सिंधुदुर्ग के कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट यहाँ पे डॉक्टर विलास सावंत जी है, वो कोई बोल रहा तो सर तो आपको बताएंगे कि वो लोग कीवी के लेवल पे, कृषि विज्ञान केंद्र पे कि रूट लेवल पे फार्मर के लोग के साथ में ये सिस्टम। क्योंकि देखो ध्यान में रखो, जो स्वामीनाथन जी का नाम लिया, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, उसके अंदर जो यूरिया डाला गया, वो यूरिया ना अभी किसानों के ना डीएनए में गया हुआ है। वहां से उसको निकालना बहुत ही कठिन काम है। वो कठिन काम ये सारी पूरी टीम कर रही है गुरु जी के डायरेक्शन के माध्यम से, और किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे श्रीयुक्त डॉक्टर विलास साहब। धन्यवाद। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक हूँ, और मेरे साथ हमारे सीनियर साइंटिस्ट कृष्ण गावड़े सर है। एक कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो ब्रिगेडियर सर ने वो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया है। पिछले उसको 25 साल हो गए।
और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली है, उसके अंडर वो चलते हैं। और एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया है सर ने उधर। और सिंधुदुर्ग जिला कृषि प्रतिष्ठान करके वो एक NGO एस्टेब्लिश किया है। और पिछले 10 साल हम वो नेचुरल फार्मिंग का प्रचार प्रसार का काम हम सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट एंड नियर स्टेट गोवा कर्नाटक है वहाँ हम कर रहे हैं। पहले डॉक्टर सुभाष पालेकर सर सिंधुदुर्ग में वो उनको ब्रिगेडियर सर लेके आए और वहाँ शिविर हो गई, बहुत बड़ा शिविर, महाशिविर हो गया। और बाद में वो जो नेचुरल फार्मिंग का प्रचार प्रसार का काम है वो KVK के माध्यम से, KVK मीन्स कृषि विज्ञान केंद्र से माध्यम से हम वो चलते रहा, 10 साल हो गया। और वो काम करते करते ये अभी स्टेट गवर्नमेंट ने और नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ये 2 स्कीम उसमें जो बनाया है उनके बारे में मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ। आपको सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ KVK से। और हमारा जो ये फर्स्ट KVK इंडिया में जो 10 साल वो नेचुरल फार्मिंग का वो प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं और अच्छे उसमें रिजल्ट भी आ रहे हैं। और हमारा जो खुद का फील्ड है KVK और कॉलेज का, उस कॉलेज के फील्ड और KVK के हम 10 साल ये नेचुरल फार्मिंग का ही खेती कर रहे हैं। तो अभी ये 3 साल पहले अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नेचुरल फार्मिंग मिशन वो बनाया और ब्रिगेडियर सर ने वो इस्टेब्लिश करने में बहुत सारा उसमें मेहनत लिया और एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग ये स्कीम बनाया और उसमें भी ब्रिगेडियर सर ने वो दिल्ली में जाके वो स्कीम बनाने के लिए खूब मेहनत लिया। और अभी ऑल ओवर इंडिया ये स्कीम, दोनों स्कीम जो है, ये पंजाबराव देशमुख स्कीम है ये महाराष्ट्र लेवल में और नेशनल मिशन का है वो ऑल इंडिया लेवल में। तो उसमें 50 हेक्टर का समूह करना चाहिए, उसमें जो भाग लेना है। तो आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में अपना खेती है उस डिस्ट्रिक्ट में वो अपना 50 हेक्टर का किसानों का ग्रुप बनाना चाहिए। ये हर एक किसान का 1 एकड़ में वो पार्टिसिपेट हो सकता है। ऐसा 125 किसान जो एकत्र आते हैं तो एक ग्रुप बनता है, तो 50 एकर्स का ग्रुप बनता है। और वो ग्रुप कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा करके जो एजेंसी है गवर्नमेंट का, वो एजेंसी उसका इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है और उसका जो टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो हम कृषि विज्ञान केंद्र से हम वो देते हैं। तो पर एकड़ 4000 रुपीज उसमें इंसेंटिव किसानों को मिलता है जो इसमें भाग लेगा और वो उसका रजिस्टर होगा आत्मा के पास, तो आपको पर एकड़ 4000 सब्सिडी मिल सकता है। डायरेक्ट अपने अकाउंट पे वो सब्सिडी मिलता है और 2 इयर्स वो सब्सिडी मिलता है, वो मैक्सिमम 8000 का सब्सिडी मिलता है। और वो जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप के लिए जो नेचुरल फार्मिंग में जो निविष्ठा लगता है, घन जीवामृत लगता है, जीवामृत लगता है, जो निविष्ठा है, अग्नि अस्त्र है, निमास्त्र है, वो निविष्ठा बनाने के लिए उसमें 1 लाख का सब्सिडी है। वो निविष्ठा केंद्र जो बनाना है वो ग्रुप के लिए कॉमन रहता है। किसान इंडिविजुअल भी बना सकता है और ग्रुप लेवल में भी बना सकता है। तो जो ग्रुप फार्मिंग में जो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि अभी जो इंडिविजुअल खेती करने में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जानवर के प्रॉब्लम आते हैं, ये बाकी क्लाइमेटिकल जो प्रॉब्लम आते हैं। हाँ, हमारा KVK में वो सब यूनिट बनाया है सिंधुदुर्ग में, जिसको वो देखना है और उनको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम वो सब कुछ दे सकते हैं। हमारा KVK का वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे भी जानकारी है, वो भी आप देख सकते हैं। और जो अभी ये नेचुरल फार्मिंग जो है वो अभी इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं रहा है, ये अभी
स्टूडेंट BSc एग्रीकल्चर के सिलेबस में आया है, उसमें रिसर्च स्टेशन शुरू हुई है, यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, तो आप वो स्टडी करने के लिए आपके बच्चों के लिए भी एक बड़ा व्यासपीठ है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैं मेरा नंबर देता हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन इट। डॉक्टर विलास सावंत 9422 632 991 9422 632 991 www.kvksindhudurga.com KVK सिंधुदुर्ग नेक्स्ट टू रत्नागिरी, नियर टू गोवा, कनका किर्लोस गाव, किर्लोस तालुका मालवण, कणकवली पासून 12 किलोमीटर, कणकवली आचरा रोड. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही तिथे गावरान देशी कोंबडी पालन आहे, फ्रूट प्रोसेसिंगचं युनिट, जसं गुरुजी म्हणाले की नुसतं प्रोड्यूस करून थांबायचं नाही, तर साहेबांनी ब्रिगेडियर सरांनी 520 शेतकऱ्यांना एकत्र करून क्लस्टर करून फळ प्रक्रिया केंद्र तिथे सुरू केलेलं आहे. आंबा, कोकम, करवंद, फणस, जांभूळ आणि आवळा या 6 प्रकारच्या फळांची जवळपास 20 पदार्थ तिथे आम्ही प्रक्रिया करतो, प्रशिक्षण सुद्धा देतो. आणि KVK तयार झालेला सगळा माल जो आहे शेतावरचा तो तिथेच आम्ही प्रक्रिया करून मार्केटमध्ये इथे मोठ्या प्रमाणात मुंबईला सुद्धा तो येतो. तर ते फळ प्रक्रिया केंद्र आहे, कुक्कुटपालन केंद्र आहे, रॅबिट पालन सुरू केलेलं आहे. त्याच्यानंतर जे मिलेट मिशन मोठ्या प्रमाणात तिथे आम्ही राबवतो. गेल्या वर्षी 500 हेक्टरच्या वरती नवीन जी स्थानिक बियाणं आहे त्याचा प्रचार करण्यासाठी गेली 5 वर्ष आम्ही ते वापरतोय. गळीत धान्य म्हणजे ऑइल सीड मिशनचं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात काम करतोय. आणि असे वेगवेगळे उपक्रम तिथे राबवतो आम्ही. ज्यांना ज्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे त्यांनी निश्चित संपर्क साधा, आम्ही मदत करतो. फ्रूट प्रोसेसिंगमध्ये आम्ही काही ऑकेजनली ट्रेनिंग घेतो, पण एखादा इंडिव्हिज्युअल शेतकऱ्याला जर घ्यायचं असेल तर एनी टाईम तुम्ही येऊ शकता. आमचं ते आठवड्यातून 6 दिवस चालू असतं. त्यामुळे इंडिव्हिज्युअल शेतकरी जरी आला तरी सुद्धा आम्ही त्याला ट्रेनिंग देऊ शकतो. फक्त त्याने मिनिमम काही चार्जेस त्याला आम्ही जे काही ठरलेले आहेत ते लावू. आणि जे काही ट्रेनिंग अशी असतात की ती ऑफरने फ्री सुद्धा असतात. राहण्याची जर आम्ही करू शकतो व्यवस्था, पण तुम्हाला स्वतःच्या खर्चाने किंवा आमच्याकडे दिलं तर आम्ही पण करू. जसं ग्रुप असेल तसं आपण करू शकतो. www.kvksindhudurga.com. मग फ्रूट प्रोसेसिंग मध्ये पिकल, जॅम हे सगळं? हा, फ्रूट प्रोसेसिंग मध्ये जी आपली फळं महत्वाची आहेत, आंबा, कोकम, करवंद, फणस, जांभूळ आणि आवळा ही तिथली स्थानिक फळं आहेत. आणि काजू, तर ते सगळे त्याचे पदार्थ आहेत. समजा आवळा म्हटलं तर कॅन्डी, सिरप, मावा, लोणचं हे सगळे त्याचे पदार्थ आहेत. आणि आंब्यापासून पल्प आहे, त्याचं मँगो वडी आहे, रोल आहे, सिरप आहे. ओके. फणसाचे, कच्च्या फणसाचे तळलेले करते, पीठ नाही पण कच्चे वेपर्स जे आहेत कच्च्या फणसाचे ते करते.